भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 1 जुलाई 2020 है। आषाढ़ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि एकादशी है, वार बुधवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय दक्षिणायन के अंदर है। वर्षा ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 9 है। आज जिलकादी माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। एकादशी तिथि 5:30 तक है। उसके उपरांत द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र विशाखा रात्रि में 2:34 तक, उसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सिद्ध दिन में 11:17 तक, उसके उपरांत साध्य योग आरंभ हो जाएगा। करण वणिज दिन में 6:40 तक, उसके बाद विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:40 पर और सूर्यास्त 7:20 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मिथुन राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 8:56 पर। रवि योग रात्रि में 4:04 तक है। भद्रा दिन में 6:40 से रात्रि में 5:30 तक है। कुमार योग दिन में 5:30 तक है और अमृत सिद्धि और रवि योग रात्रि में 2:34 से सूर्योदय तक है। सर्वात सिद्धि योग रात्रि में 2:34 से। देवशयन एकादशी व्रत सबका आज है और चतुर्मास व्रत नियम प्रारंभ हो रहे हैं आज से। इसके साथ ही शेष चौगड़ियों की बात करें तो लाभ और अमृत के चौगड़े सूर्योदय से लेकर के 9:05 तक, शुभ का चौगड़िया 10:48 से 12:30 तक और चर का चौगड़िया 3:55 से 5:38 तक है और लाभ का चौगड़िया 5:38 से सूर्यास्त तक है। आज राहु काल वेला दिन में 12 बजे से 1:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो सुपारी आदि का सेवन करके आप अपने कार्यों को प्रारंभ करते हैं तो राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा तुला राशि के अंदर, शुक्र की राशि के अंदर। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आज अगर कोई भी सपना देखा जाता है अपने कार्यों के लिए, अपनी भावनात्मक प्रतिबद्धता के लिए, भावनात्मक ऊंचाई के लिए, अपने साथी को जोड़ने के लिए या किसी ऐसी स्थिति के लिए जो आपकी कल्पना जगत के अंदर आपको लगता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है या ऐसा ऐसा किया जाना है या मुझे ऐसा करना है, वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर आपकी मंशा और आपके साथी का उसमें पूरी तरह आपको सहयोग मिल रहा है तो। यानी कि बहुत अच्छा दिन इस मायने में कह सकते हैं कि आप जो भी परिकल्पना कर रहे हैं लगभग वैसी ही परिकल्पना आपका साथी भी कर रहा है, तो ये एक दोनों को एक अच्छी ऊर्जा मिल सकती है। तो अगर ये तो भावनात्मक संबंधों में इसका आनंद है, ये व्यवसाय में भी इसका आनंद ये है कि अगर आप कोई एक व्यवसायिक परिकल्पना लेकर के अपने लोगों के पास उसके लिए फाइनेंशियल चीज़ों के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए जाते हैं तो आपको लगेगा कि कोई भी उसको सीधे सीधे अपोज नहीं कर रहा है, तो विचार करेंगे। अब बिल्कुल नेगेटिव जो लोग हैं वो भी थोड़ा सुनेंगे तो सही उसको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आज के दिन के एनर्जी में। आज का दिन शुक्र के पूरी तरह स्वराशिस्थ में होने और चंद्रमा के शुक्र की राशि में होने ने अपने तौर पर इसको बहुत महत्वपूर्ण ढंग से अपने ग्रिप में ले लिया है। और इसका फायदा यह है कि आप जब ऐसी स्थिति आपको मिलती है तो चीज़ें बहुत सकारात्मक परिणाम देने वाली आती है। बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर होने से धन संबंधी कार्यों में भी अगर कोई पेमेंट्स आने हैं, किसी ने पहले आपको आश्वासन दे रखा है आज के दिन को लेकर के, आज के दिन के आसपास को, और आप अगर उनसे बात करते हैं तो कुछ ना कुछ धन उनमें से आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आप अगर व्यवसाय के अंदर अपने लिए कोई व्यवसाय कर रहे हैं और उसमें जो धन की व्यवस्थाएं चाह रहे हैं तो वो व्यवस्थाएं भी आपको मिल रही हैं। तो इस तरह से पुराने पेमेंट्स, पुराने
समस्याओं के सार्थक परिणाम, रुकावटें दूर होना, चीज़ों के अच्छी एनर्जी से बातचीत होना और हर तरह की दुविधाओं पे पार पाने की स्थिति को दर्शाता है ये चंद्रमा की ये स्थिति। लेकिन अगर राहु और सूर्य से जनित कोई तनाव है, कोई अति उत्साह और बहुत ज़्यादा कहीं नकारात्मकता है और उसके जनित कोई कार्य हो रहा है तो फिर बात अलग है। वो फिर कैटेगरी राहु की उसमें चली जाती है और राहु पूरी तरह से सूर्य के साथ ताकत बनाए हुए हैं, अपनी उच्च राशि के अंदर है, किसी की सुन नहीं रहे, तो वो वहाँ स्वास्थ्य के मुद्दे और आने वाली परेशानियाँ और चुनौतियाँ और बदलाव और वो बिल्कुल ही अलग व्यवस्था है। लेकिन ये एक अलग है जहाँ जो भी स्नेह, प्रेम और संबंधों में बहुत ऊंचाई की बात है तो उसको दृष्टिगत करते हुए चंद्रमा और शुक्र का संयोग बहुत ही अद्भुत संयोग देने वाला होगा। मौसम बहुत समर्थन देगा आज, बड़ा अच्छा आप देखेंगे कि वातावरण बड़ा प्रकृति बड़ी सुंदर तरीके से चीज़ों के प्रति सकारात्मक दिखाई देगी। तो भावनात्मक संबंधों की तरफ देखते हुए तो एक तरह का हर चीज़ में पॉजिटिविटी आप आज ढूंढ सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं लगातार रंगों के महत्व की, हम बात करते रहे उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं धूम्र रंग की, यानी स्मोक कलर की। ये केतु का रंग है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि ऐसा रंग जो न वाइट है न ऑफ वाइट है, ऑफ वाइट से भी थोड़ा और धूम्र, धुएं जैसा रंग। तो इस रंग को जब भी हम भावनात्मक संबंधों में यूज करें, अपने आसपास जब अपने साथी के साथ संबंधों में ये कलर ज़्यादा यूज आ रहा हो तो आप समझ लें कि आपकी साथी की मंशा कुछ और है और आपकी मंशा कुछ और है। अब विचारों का तालमेल कम है और फिर भी चीज़ों को व्यवस्थित रखने की दोनों तरफ से कोशिश हो रही है। यानी वो चाहते हैं कि संबंध रहे लेकिन कुछ और भी सोच रहे हैं। उनके मनों में बहुत स्नेह की सिकता न हो करके व्यवस्थाओं को जमाने की बात हो सकती है। तो जहां कहीं भी मंशाएं कुछ और हों लेकिन व्यवस्थाएं चलाने की इच्छा हो, वहां इस कलर का उपयोग किया जाता है। एक तरह से मोटे मोटे तौर पर कहें तो ऐसे किसी भी जगह पर जहां ये कलर यूज हो रहा है उसके साथ में अगर भावनात्मक संबंधों की बात है तो कहीं ना कहीं रेड और ब्राइट वाइट का उपयोग किया जाना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वो तो व्यवस्था चलाने के लिए तो हो गया, लेकिन उस व्यवस्था जो एक टेम्परेरी फेज के लिए है उसमें से बाहर निकाल करके संबंधों को ऊर्जा कौन देगा। तो अगर कभी आप ऐसी स्थिति हो कि जहां व्यवस्थाएं बिल्कुल दो अलग अलग तरह के मन एक साथ रहने और व्यवस्थाएं चलाने के लिए साथ सोच रहे हो तो इस कलर का उपयोग किया जाना चाहिए और ज़्यादा स्थिति खराब ना हो इसके लिए। तो कई बार ऐसा होता है जब हम देखते हैं कि संबंध बिल्कुल ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जहां पर लगभग खत्म होने की स्थिति में और दोनों एक विचार से संबंध पुनर्स्थापना के लिए इकट्ठे होते हैं और सोचते हैं कुछ दिनों देखते हैं कि चीज़ें ठीक हुई तो फिर साथ रहेंगे, नहीं तो फिर अलग हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में इस रंग का प्रयोग करने की आवश्यकता रहती है। अगर भावनात्मक संबंधों में इस तरह के रंग को उस समय आप उपयोग करते हैं तो कम से कम एक स्टेबिलिटी देता है कि चलो उस पर से कोई भी पीछे नहीं हटेगा, चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद ब्राइट वाइट, रेड, ये दो कलर अगर इसके साथ यूज किए जाते हैं बेडरूम में, व्यवस्थाओं में, आसपास रहने की स्थितियों में, आपके कॉमन जो प्लेस है उनके ऊपर, तो धीरे 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 करके निकटता वापस से आ सकती है। तो ये वो रंग है। साथ ही अगर हम अपने ऑफिसेज में देखें कि बहुत सारे डिफरेंट लोगों को, बहुत सारे अलग अलग विचार वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पर अगर काम करने के लिए उन्हें लेके आए और वो अपने अपने कार्यों में अलग अलग कहीं पहले से भी काम कर रहे हैं और फिर 2 घंटा कोई कहीं दे रहा है, कहीं से
बचा के लेके आ रहा है, कोई सरकारी सेवा में, लेकिन अन्य कई व्यवस्था भी है या कोई और व्यवस्थाओं, कई तरह के कार्यों में लगे होने के बावजूद थोड़ा टाइम निकाल के दे रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रतिभाशाली लोगों को एक मंच पे लाना और उनके सिर्फ उस कार्य को उपयोगी प्रतिभा का काम में लेते हुए उनको फ्री स्पेस देना जब हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर इस कलर का उपयोग किया जाना चाहिए। इस कलर का उपयोग तब भी किया जाना चाहिए जब आप अपनी पहचान को छिपा करके और कार्य करना चाहते हैं। यानी कि आप कार्यस्थल पर जब इस कलर को देखें तो आप समझिए कि वो व्यक्ति और किसी कार्य में उसकी मंशा इतने तक सीमित नहीं है, वो कुछ और भी इसके आगे ले जाना चाहता है, ये केवल इसका फेस है। तो कभी अगर आपको अपना फेस एक रखना और कार्य कुछ और भी हो तो भी इस कलर को आप प्राथमिकता दे सकते हैं। आप इस कलर को तब भी प्राथमिकता दे सकते हैं जब आप खोजपूर्ण प्रवृत्ति से जुड़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि कुछ चीज़ें आप निकाल लाएं टेक्नोलॉजी के अंदर, या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर आप बहुत ढूंढ रहे हो कुछ, तो वहाँ भी इस कलर का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ जब कभी भी एजुकेशन के अंदर इस कलर का उपयोग करना, तो बहुत ऊंचे दर्जे के जो एक सीमा से ऊपर, एक सीमा तक की जिनकी पढ़ाई हो चुकी है और जो फिलोसफर हैं या डॉक्टरेट कर रहे हैं या कुछ और ढूंढ रहे हैं, वो लोग संगीत में कुछ बहुत आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ हैं जहां बहुत गहराई है, तो भी इस कलर का उपयोग तब आपके स्टडी रूम में भी हो सकता है। इस कलर का उपयोग किसी भी सूरत में आपके अगर तब नहीं किया जाना चाहिए जब द्वंद्व हो चुका हो, मतलब झगड़ा हो चुका हो, तब इस कलर का, दो प्रतिद्वंदियों के बीच में इस कलर का उपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब दोनों की मंशा आप एक दूसरे को समझ नहीं आएगी और कोई अलग अलग तरीके से टकराव ना कर बैठें। जब तक दोनों के बीच में एकात्मकता ना आ जाए, एक पॉइंट पर यस ना कर बैठें, तब तक इस कलर का उपयोग लोगों को नहीं करना चाहिए। मतलब कम से कम कुछ मुद्दों पर सहमति हुए बिना इस कलर का उपयोग नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इसमें ऐसे परिणाम आ सकते हैं जो चौंकाने वाले हों। स्वास्थ्य के मुद्दे पर तो बिल्कुल भी इस कलर को नहीं उपयोग किया जाता है, नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर व्यक्ति को इल्यूजन होने लगते हैं, उसको कल्पनाशीलता की ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पर उसको लगता है कि ऐसा ऐसा उसके साथ घट रहा है या ऐसा ऐसा हो रहा है, या जो नहीं हो रहा है वो भी उसको समझ में आने लगता है। तो इस कलर को स्वास्थ्य के मुद्दे पर अलग रखने की आवश्यकता है। जो लोग अपने राजनीतिक एजेंडा, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण रंग है तब जब आपको ऐसी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना हो जिसमें से आप कुछ बात बताना चाहते हो और बाकी बात आप नहीं बताना चाहते। तो पॉलिटिकली ये कलर बहुत महत्वपूर्ण है। उन सभी राजनीतिज्ञों के ड्राइंग रूम में ये कलर अगर होता है, इस कलर की बढ़ोतरी होती है, तो बहुत चौंकाने वाले, बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में होता है जब आप एक एजेंडा को एक सीमा तक बताते हैं और बाकी फिर धीरे धीरे उसकी अगली कड़ियाँ बाद में आती हैं। तो ऐसे हर उस स्थिति जिसमें सिर्फ थोड़ा बता करके और अगली कड़ियों को बाद में लेके आना, लेकिन आपने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई है, ऐसे सब जगह पर इस कलर का बहुत महत्व बढ़ जाता है, बहुत इसका उपयोग बढ़ जाता है, बहुत अच्छे इसके परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में आलिया भट्ट जी की। आलिया भट्ट भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध युवा अभिनेत्री और सिंगर हैं। वे निर्माता महेश भट्ट और अभिनेत्री सोनी राजदान की बेटी हैं। 1993 में रोमांचक फिल्म संघर्ष में बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत करने के बाद भट्ट ने 2012 में करण जौहर की रोमांटिक फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। इस फिल्म में आलिया भट्ट को कई पुरस्कार प्राप्त हुए और फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फीमेल डेब्यू का नॉमिनेशन मिला। वर्ष 2014 में हाईवे, 2014 में ही टू स्टेट्स और हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, 2016 में उड़ता पंजाब इनकी सबसे चर्चित सफल फिल्में रहीं। आइए हम उनके उपलब्ध जन्म पत्र के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास उपलब्ध कुंडली जो मकर लग्न की कुंडली है। मित्रों, मकर लग्न की कुंडली में शनि बुध के साथ में
द्वितीय स्थान के अंदर। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि शनि अपनी ही दूसरी राशि में होने ने इनको एक स्थिति बहुत ही ऊंची प्रदान की कि इनका जो जन्म है एक ऐसी जगह पर हुआ जहां संघर्ष बहुत ज़्यादा नहीं थे फिल्म में आने के लिए। और साथ में बुध में, शनि और बुध दोनों साथ होने के अंदर हम देखते हैं कि एक अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी इनको मिली। थोड़ा सा अलग है इनका शब्दों का चयन और उसके बाद उनको उपयोग करने का तरीका। तो बुध और शनि जब द्वितीय स्थान के अंदर, दो ऐसे ग्रह जो वाणी के स्थान में बैठे हों, स्थिर धन संपदा के स्थान में बैठे हों, जो स्थिर धन संपदा के स्थान में स्थिर ग्रह बैठ जाए, शनि बैठ जाए, तो आपकी एक अबाउट द पीपल तो आप हो ही जाते हैं। और उसके साथ में बुध वहां पर हो तो आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपका अंदाज ऐसा होता है कि लोग ये जानते हैं कि ये कोई स्पेशल व्यक्ति सामने है। तो ये दो चीज़ें इनके आप देखते होंगे कि बहुत आपने देखा कि उनके शब्दों के चयन और उनके कहने के तरीके ने उनको बहुत ज़्यादा व्यंग्य के साथ जुड़ा, हास्य उनके ऊपर बहुत हुए, बहुत चुटकुले उनके ऊपर आए कि ये किस तरह से अपनी बातें कहती हैं। वो सब इसी का एक आप ये बुध और शनि का जो साथ है इसने उनको ये स्थिति प्रदान करी। साथ ही साथ शुक्र और सूर्य कीर्ति स्थान के अंदर, शुक्र उच्च का होकर के कीर्ति स्थान में होना मित्रों कितनी ऊंची स्थिति प्रदान करता है, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है जब आलिया भट्ट की बात हो तो। यानी कि शुक्र उच्च का जिस कुंडली के अंदर हो और वो भी कीर्ति स्थान में हो तो व्यक्ति आप जन्म के साथ ही उस पर लाइट है। उसके बाद वो छोटी बाल कलाकार से वहाँ पर अपनी एक वो दिखा रही हैं और उसके बाद हर फिल्म में एक के बाद एक फिल्म में आप देखेंगे, देखते जा रहे हैं हम कि वो उनको प्रसिद्धि और ऊंचाई मिलती जा रही है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जो अब एक तरह से देखें तो उनके लिए जो उपलब्ध हीरोइन है उनके अंदर एक पूरा स्थान उनके लिए खाली हो गया है, क्योंकि जो सीनियर हैं वो सब अपने जो अलग अलग उनमें व्यस्त हो गए हैं और जूनियर कोई उनको उतना कंपटीशन में उनके सामने खड़ा नहीं है जो इतने संसाधनों के साथ बिल्कुल मैदान के अंदर हो। तो एक तरह से वैक्यूम के अंदर वो सामने खड़ी है। साथ ही साथ बृहस्पति से दृष्ट शुक्र, यानी उच्च का शुक्र पहले ही और फिर वो बृहस्पति से दृष्ट लग्न क्या स्थिति उत्पन्न करता है मित्रों। हम देखते हैं कि उनके जीवन के अंदर न धन की कमी है, न व्यवस्थाओं की कमी है और उसके साथ ही उनको सूर्य और बृहस्पति का जो ये संबंध है ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचे दर्जे का देता है, एक आत्मविश्वास देता है जो उनके हर चीज़ से झलकता है कि वो न तो डरती हैं और न कोई चैलेंज लेने में सकुचाती हैं। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इनकी ज़िंदगी के अंदर दिखाई दे रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दिखाई देती है जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में राहु के साथ है और पंचम स्थान को देखता है। ये पंचम स्थान को देखता हुआ जो चंद्रमा है ये भावनात्मक रूप से बड़ी उथल पुथल ज़िंदगी के अंदर लेके आता है। ये आपके जीवन को के ऊपर बहुत सारी बातें चंद्रमा और राहु के साथ आप कर सकते हैं। तो यहाँ वो सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी के अंदर हमको दिखाई देती हैं। इनकी हर चीज़ के ऊपर बहुत सारी एक गाथा कही जा सकती है और साथ ही साथ इनके जो भावनात्मक संबंध है उनके बारे में भी बहुत चर्चाएं आप इन दिनों देख रहे होंगे। तो ये सब चीज़ों के बीच ये राहु और चंद्रमा का जो एक संबंध है ये कहीं ना कहीं इनको इस तरह की भावनात्मक जो कंट्रोवर्सी कह लें या बहुत ऊंचाई कह लें या उसके बाद के तनाव या उसके बाद की खुशियां कह लें, इन सब से जोड़ने के लिए तत्पर खड़ा है यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि इनके जीवन के अंदर किस तरह से भावनात्मक ऊंचाई ये पाती हैं अपने जीवन में, कैसे उपलब्ध चीज़ों का सदुपयोग करें तो फिर ऊंची भावनात्मक स्थिति को प्राप्त करें। अन्यथा यहाँ पर चंद्रमा चीज़ों को थोड़ा तनाव भरा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ा है। साथ ही साथ मंगल का छठे स्थान में हो जाना, मंगल का छठे स्थान में होना मतलब ये है कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो दूसरे लोग हैं जो मित्रों की शक्ल में आपकी ज़िंदगी के अंदर आते हैं और आपको चीट करने का प्रयास करते हैं, उसका यह अनुपम उदाहरण है। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं जो उनके जीवन में, उनके आसपास, उनके परिवार में, उनके सिस्टम में कि जो है तो मित्रों की शक्ल में लेकिन उनके वो सच्चे भावनात्मक प्रतिबद्धता के साथ नहीं है, वो दिखावे या किसी ऐसी स्थिति के साथ हैं जिनको हम ये पहचान नहीं पाते हो या उसके बाद में उनके परिणाम थोड़े नकारात्मक मिलते हो। तो ये सारी चीज़ें इस कुंडली का हिस्सा है। केतु का पंचम स्थान में होना बहुत सारे ऐसे संबंधों की ओर इशारा करता है, बहुत सारे ऐसे
चीज़ों की ओर इशारा करता है। शिक्षा में बहुत ऊंचाई नहीं देने की ओर भी इशारा करता है कि आपके पास बहुत ऊंचे दर्जे की शैक्षणिक स्थिति को रोकता है, आपको कार्यों की तरफ मोड़ता है और आपको कार्यों में सफलता देना चाहता है, न कि शिक्षा के जगत से पाने वाली सफलताओं को। तो ये हम जिन भी कुंडलियों के अंदर जो कला की जगत में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, जो लोग, उनकी कुंडली में हम देख सकते हैं कि वो अगर कला की जगत में सफल होना चाहते हैं तो फिर ये देखें कि क्या उनकी कुंडली के अंदर पंचम स्थान के अंदर कुछ ऐसे ग्रह हैं जो सीखने के लिए, जो शिक्षा से अलग हट करके उनको एक 1-to-1